नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया की यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है 17वीं बीपीएससी पीटी के लिए दृष्टि आईएएस के 13वें नंबर के टेस्ट पेपर पे चर्चा करेंगे, जिसके तहत आज हम लोग जो है 150 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी हम लोग जो है शॉर्ट फॉर्म में चर्चा करेंगे। ये टेस्ट पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 13 से लेकर 15 तक के जो टेस्ट पेपर है ये जो है फुल लेंथ टेस्ट पेपर है, जो 17वीं बीपीएससी पीटी के लिए प्रैक्टिस के परिपेक्ष में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर नंबर 13वां क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, सुशासन के लिए 5T पहल हाल ही में चर्चा में रही, इसे निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, केरल। तो उड़ीसा की जो है 5T पहल एक जो है शासन व्यवस्था मॉडल पर आधारित है, जो टीम वर्क, पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी और कार्य की समय सीमा और बदलाव के लिए प्रयुक्त की जाती है, और जिससे जो है सुशासन में जो है सुधार आ सके, यानी शासन व्यवस्था में सुधार आ सके, और जो सार्वजनिक सेवाएं हैं उनके जो है कुशल वितरण में सहायक हो सके। इसलिए जो है 5T पहल को शुरू किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, पीएम कुसुम योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। दूसरा कथन है, इस योजना के तहत किसानों को सौर पंप खरीदने के लिए 40% की सब्सिडी तथा 50% की ऋण राशि उपलब्ध कराना शामिल है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखा जाए तो पीएम कुसुम योजना को जो है मार्च 2019 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किसानों को खेती के लिए सौर सिंचाई पंप प्रदान करने के लिए सब्सिडी देने हेतु शुरू किया गया था। इसलिए इस मंत्रालय का नाम जो दे रखा है कृषि कल्याण मंत्रालय, ये यहाँ पे गलत है, तो पहला विकल्प गलत हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा विकल्प है कि जो है प्रत्येक किसान को ट्यूबवेल और पंप सेट के लिए 60% सब्सिडी मिलेगी, और उन्हें सरकार से ऋण के रूप में कुल लागत का 30% भी मिलेगा। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया, पहला दूसरा दोनों गलत है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, कोलकली। कोलकली एक नृत्य शैली है जिसमें कलाकार छोटी छोटी छड़ियों के साथ एक घेरे में जो है नृत्य करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की लोक कला है कोलकली। तो कोलकली के बारे में बताना है। तो कोलकली जो है केरल के मालाबार क्षेत्र की एक लोक कला है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन केरल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, वज्र प्रहार भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो यहाँ पे चौथे में पूछा गया है वज्र प्रहार के बारे में। तो वज्र प्रहार जो है भारतीय सेना और अमेरिकी सेना की जो है विशेष टुकड़ियों के बीच आयोजित होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, और इसका उद्देश्य जो है संयुक्त कार्यक्रम योजना और परिचालन रणनीति जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों और उत्कृष्ट अनुभवों को साझा करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित में से किस लाभार्थी समूह को निश्चय पोषण योजना के तहत 500 रुपये प्रति माह का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्राप्त होता है। तो यह जो है निश्चय पोषण योजना के तहत जो है प्राप्त होता है, और इसे अप्रैल 2018 में शुरू किया गया। प्रत्येक दर्ज किए गए टीबी के मरीज को 500 रुपये प्रति माह का वित्तीय पोषण दिया जाना जो है अनिवार्य किया गया, और यह जो है सहायता राशि तब दी जाएगी जिस अवधि में मरीज का उपचार चल रहा होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर छठवां नंबर क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो विश्व ब्रेल दिवस जो है प्रतिवर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है लुई ब्रेल के स्मरण का एक खास दिन है, जिन्होंने जो है नेत्रहीन लोगों के लिए पढ़ने का एक तरीका ब्रेल विकसित किया था, इसलिए उन्होंने उनके जो है स्मृति में ये ब्रेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां, वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में
भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान जो है 180 देशों को इसमें सम्मिलित किया गया है और 0 से लेकर 100 तक के पैमाने का उपयोग किया गया है इसमें। और जहां 0 जो है अत्यधिक भ्रष्ट जो है राष्ट्र को प्रदर्शित करता है और 100 नंबर जो है आदर्श राष्ट्र को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे देखा जाए 180 देशों में भारत जो है 93वें स्थान पे है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डेनमार्क इस सूचकांक में सबसे ऊपर है, उसके बाद जो है फिनलैंड और न्यूजीलैंड का स्थान आता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, पर्यावरण संरक्षण हेतु MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार जो है भारतीय आयुर्वेद एवं एकीकृत चिकित्सा संस्थान के अध्यक्ष हैं अनंत दर्शन शंकर को जो है पर्यावरण संरक्षण हेतु 2024 का MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 9वां, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू की गई योगश्री योजना का उद्देश्य क्या है? तो योगश्री योजना का उद्देश्य है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को विभिन्न प्रवेश एवं प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां, वर्ष 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीलंका में अपना शाखा परिसर स्थापित करेगा? तो इस जो है संस्थान का नाम है IIT मद्रास। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां, भारतीय सेना वर्ष 2024 को मनाएगी। तो भारतीय सेना जो है वर्ष 2024 को प्रौद्योगिकी दोहन वर्ष मनाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। और इस थीम का चयन जो है स्वयं को रूपांतरित करने के लिए प्रौद्योगिकी के दोहन पर सेना के दृढ़ फोकस को रेखांकित करना प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ हाल ही में वर्ष 2024 के लिए द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस देश का नाम है सऊदी अरब। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें भारत से वर्ष 2024 के हज के लिए कुल 1,75,025 तीर्थयात्रियों को जो है कोटा के रूप में निर्धारित किया गया है, जिसमें 1,40,020 सीटें जो है भारतीय हज समिति हेतु और 35,005 सीटें जो है हज समूह संचालकों के लिए आरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, शैक्षणिक संस्थानों के लिए भारत का वेब पोर्टल इरनेट निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस जो है पोर्टल को इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में आयोजित किया गया 9 से 10 फरवरी 2024 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन से देशों ने हाल ही में विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता प्राप्त की है? पहला है उत्तर कोरिया, दूसरा है ईरान, तीसरा है जो है कोमोरोस, चौथा है तिमोर लेस्ते। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। कोमोरोस को और तिमोर लेस्ते को जो है सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और WTO की जो है अब सदस्य संख्या कुल हो गई है 166। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि दोस्ती सैन्य अभ्यास एक त्रिपक्षीय अभ्यास है जिसमें भारत, मालदीव और श्रीलंका शामिल है। दूसरा कथन है संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन का 5वां संस्करण भारत और बांग्लादेश के मध्य आयोजित किया गया। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 16 का करेक्ट आंसर है, पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 में जो है दूसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे बांग्लादेश नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जापान होना चाहिए, तब यहाँ पे सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसे भारत का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है?
तो भारत का नया लोकपाल जो है किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति है अजय मणिकराव खानविलकर, जिनको नियुक्त किया गया है। इन्होंने पिनाकी चंद्र घोष का स्थान लिया है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में जन समाचारों में रहा नोमा शब्द संबंधित है। तो नोमा शब्द का मतलब है यह मुंह में पाए जाने वाले गैर विशिष्ट पॉलीमाइक्रोबियल जीवों के कारण होने वाला उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है, इसलिए यह चर्चा में है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नोमा मुख्य रूप से 2 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को काफ़ी प्रभावित करता है और यह सबसे अधिक जो है गरीब समुदायों में देखने को मिलता है। और जो है देश के रूप में बात की जाए तो अफ्रीकी महाद्वीप में इसको ज़्यादा देखा गया है। हालांकि इसके पश्चात जो है कुछ हद तक एशिया, अमेरिका और अन्य क्षेत्रों में भी ये फैल चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। नाभिकीय संयंत्र में क्रांतिकता का सही अर्थ क्या है? तो इसमें जो है क्रांतिकता का सही अर्थ है कि यह वह अवस्था है जब संयंत्र में मौजूद नाभिकीय ईंधन स्वसंधारित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया क्षमता को प्राप्त कर लेता है, उसे क्रांतिकता कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसका उद्देश्य सोलर रूफ टॉप क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाने के साथ आवासीय घरों को स्वयं के विद्युत उत्पादन हेतु सशक्त बनाना है। दूसरा कथन है इस योजना का जो है परिव्यय 75,021 करोड़ रुपए है और इसे वित्त वर्ष 2026-27 तक लागू किया जाना है। यहाँ पे सही कथन को चुनना है। तो देखा जाए तो जो है पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है। भारत सरकार ने जो है 29 फरवरी 2024 को सोलर रूफ टॉप की हिस्सेदारी बढ़ाने और आवासीय घरों को स्वयं के विद्युत उत्पादन हेतु सशक्त बनाने के लिए पीएम सूर्य घर यानी मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत में देखा जाए पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि केंद्र ने जो है 75,000 करोड़ रुपए की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में जो है अभी हाल ही में बदलाव किया है और इसमें जो है इस योजना के तहत प्रतिमाह 300 यूनिट तक जो है मुफ्त विद्युत जो है उत्पादन करने की परिकल्पना की गई है, जिससे जो है कोई भी अपने घर में जो है सोलर लगवाकर 300 यूनिट तक की मुफ्त बिजली ले सकता है, जिससे घरों को प्रतिवर्ष जो है लगभग 15,000 से 18,000 रुपये तक का लाभ होगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो एटलस पर्वत के बारे में बात हो रही है। तो माउंट टूबकल पर्वत शिखर जो है मोरक्को और एटलस पर्वत में सबसे ऊंचा बिंदु है, जिसकी ऊंचाई जो है 4165 मीटर है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु को उष्ण शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत के रूप में जाना जाता है? तो इस जलवायु का नाम है भूमध्य उष्ण समशीतोष्ण पश्चिमी सीमांत जलवायु प्रकार को जो है भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। तो सूची फर्स्ट में जो है शीतोष्ण घास के मैदान है, सूची सेकेंड में उनका स्थल है। तो प्रेरी घास के मैदान कहाँ पर है? ये जो है उत्तरी अमेरिका में है। पंपास के मैदान कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। और डाउन्स के मैदान कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। और पुस्ताच के मैदान कहाँ पे है? हंगरी में। इसके अलावा वेल्ड के मैदान दक्षिण अफ्रीका, स्टेपी के मैदान जो है यूरेशिया। तो इस प्रकार यहाँ पे जो कोड बनेगा तो यहाँ पे डी ऑप्शन का कोड जो है सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। नील कुरिंजी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में अधिक मात्रा में उगता है? तो नील कुरिंजी एक जो है फूल वाला पौधा है जो 12 वर्ष में एक बार खिलता है। यह केरल के जो है इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में काफ़ी अधिकाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो विश्व का जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। ये जो है 352 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित इस द्वीप ने जो है वर्ष 2016 में इतिहास रचा, जब इसे भारत का पहला द्वीपीय जिला भी घोषित किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26।
निम्नलिखित में से कौन सी लघु प्लेट है? पहला है कोकोश प्लेट, दूसरा है नाजका प्लेट, तीसरा है अरेबियन प्लेट। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 26 में देखा जाए लघु प्लेटों की बात हो रही है, तो लघु प्लेटों के बारे में देखा जाए तो तीनों ही जो है लघु प्लेटें हैं, तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य मोरक्को और स्पेन के बीच है? तो ये जलडमरू मध्य है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये दक्षिणी स्पेन को उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका से अलग करता है और यह 58 किलोमीटर लंबा है और पॉइंट मार्रोकी जो स्पेन में है और पॉइंट साइरस जो मोरक्को में है, इसके बीच जो है 13 किलोमीटर चौड़ा हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, जोहोर जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किन देशों के बीच स्थित है? तो यह जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो प्रायद्वीप मलेशिया और सिंगापुर के जो है मध्य स्थित है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और जोहोर जलडमरू मध्य है में जो है एक काल्पनिक रेखा को वर्ष 1927 में प्रादेशिक जल समझौते में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में नामित किया गया और संभावित सीमा संघर्षों को निपटाने के प्रयास में वर्ष 1994 में एक नई सीमा भी स्थापित की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा काला सागर से मिलती है? पहला जॉर्जिया, दूसरा रूस, तीसरा बेलारूस। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो काला सागर के बारे में बात हो रही है, तो काला सागर यूरोप के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित जल का एक विशाल अंतर्देशीय निकाय है। यह उत्तर में यूक्रेन, उत्तर पूर्व में रूस, पूर्व में जॉर्जिया, दक्षिण में तुर्की, पश्चिम में बुल्गारिया और रोमानिया से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार देखा जाए तो पहला दूसरा सही है, लेकिन बेलारूस यहाँ पे गलत है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण के लिए 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक वृहद सागरी सतह के तापमान की आवश्यकता होती है। दूसरा कथन है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को विली विली के नाम से जाना जाता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 30 में देखा जाए तो एक तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? अयोध्या में जो है सरयू नदी है, नांदेड़ में गोदावरी नदी और नैना देवी में सतलज नदी, उज्जैन में क्षिप्रा नदी, गया में फल्गु नदी और पणजी में जो है मंडोवी नदी, हैदराबाद में मूसी नदी। तो सही कौन से जो है कूट सही सुमेलित है? तो चारों सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? तो पहला है लदांग, ये कहाँ पे पड़ता है? ये जो है स्थानीय खेती के स्थानीय नाम है लदांग, तो ये जो है मलेशिया में है। और तमराई जो है खेती का नाम है, ये थाईलैंड में। और तोंगिया जो है बर्मा में, लेकिन यहाँ श्रीलंका लिखा है, ये गलत है। और चेना जो है श्रीलंका में, लेकिन जावा लिखा है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे सही है पहला दूसरा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, टोन्स और गिरी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो टोन्स और गिरी जो है यमुना नदी की जो है सबसे लंबी सहायक नदी है। टोन्स उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से होकर बहती है और यह नदी 3900 मीटर की ऊंचाई तक प्रवाहित होती है और कालसी के नीचे यमुना में बहती है, जो उत्तराखंड के देहरादून के बहुत ही करीब है। ये भारत में सबसे महत्वपूर्ण 12मासी हिमालयी नदियों में से एक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यमुना नदी तो यहाँ पे सही है टोन्स के लिए, और गिरी नदी भी जो है यमुना नदी की ही सहायक नदी है। यह हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में एक प्राथमिक स्रोत के रूप में कार्य करती है। तो यहाँ पे देखा जाए और इस नदी का उद्गम की बात की जाए तो कुप्पर चोटी से इसका जो है उद्गम होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोनों नदियाँ जो है यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा रेह, ऊसर और कल्लर के नाम से जानी जाती है? तो इस मृदा का नाम है लवणी मृदा। इन मृदाओं को रेह, ऊसर और कल्लर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इस मिट्टी का निर्माण तब होता है जब तटीय क्षेत्रों में उच्च ज्वार के समय खारा जल भूमि में रिसता है और इसमें जो है नाइट्रोजन और चूने की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन से कारक मृदा के गठन को नियंत्रित करते हैं? पहला है आधार सामग्री, दूसरा है जो है स्थलाकृति, तीसरा है जलवायु, चौथा है जैविक गतिविधि, पांचवा है समय। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे सारे ही विकल्प सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है, शंकुधारी वनों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख वनस्पति प्रजातियां हैं? पहला है पाइन, दूसरा है देवदार, तीसरा है स्प्रूस, चौथा है लार्च। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए ये सभी जो है शंकुधारी जो है वनों की प्रजातियां हैं, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 37 है, अरल सागर निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य स्थित है? तो अरल सागर के बारे में बात हो रही है। तो अरल सागर जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर जो है सीमा निर्मित करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। और विश्व में जल का चौथा सबसे बड़ा अंतर्देशीय निकाय उथला अरल सागर हुआ करता था। इसके अवशेष जो है मध्य एशिया की जलवायु के प्रतिकूल केंद्र में कैस्पियन सागर के पूर्व में स्थित है। और अरल सागर क्षेत्र की जलवायु जो है मरुस्थलीय महाद्वीपीय है, जिसमें जो है दैनिक वायु तापमान, ठंडी सर्दियां, आर्द्रता से युक्त ग्रीष्मकाल और कम वर्षा में भारी बदलाव शामिल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा गरजता चालीसा, प्रचंड 50 और चीखता 60 से संबंधित है? तो ये जो है संबंधित है दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पौने इससे संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो जम्मू और कश्मीर में जो है इंदिरा कोल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। और इंदिरा कोल जो है साल्टोरो पर्वत के उत्तरी भाग में है और इसके दक्षिणी भाग में सियाचिन ग्लेशियर और उत्तरी भाग में उरडो ग्लेशियर स्थित है। इसके अलावा भारत के सबसे जो है दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए तो इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार द्वीप का दक्षिणी बिंदु है। इसे जो है पहले पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। अगला है क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि हिमाद्री एकमात्र हिमालय श्रृंखला है जो पश्चिम से पूर्व तक अपनी निरंतरता बनाए रखती है। दूसरा कथन है कि हिमाद्री की सीमा पश्चिम में नंगा पर्वत चोटी और पूर्व में नमचा बरवा चोटी के मध्य स्थित है। तो निम्न कथनों पर जो है चर्चा करें और सही कथन का चुनाव करें। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है, रोटरडैम अभिसमय संबंधित है। यह जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संकटपूर्ण रसायन और कीटनाशक से संबंधित है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमिलित है? देवराई के सामने है, कुछ मतलब भारत के पवित्र उपवन है और वे किस राज्य में स्थित है उनका जिक्र है। तो देवराई जो है गोवा में है, सरना जो है झारखंड में है, देवारा कड़ू जो है कर्नाटका में है लेकिन बिहार लिखा है, ये गलत है। गरम थान कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, लेकिन उड़ीसा लिखा है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे सही के लिए पूछा गया है, तो पहला दूसरा सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के अंतर्गत आते हैं? पहला अमोनिया, दूसरा लेड, तीसरा कार्बन मोनोक्साइड, चौथा ओजोन। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो 43 में देखा जाए तो करेक्ट आंसर क्या है कि चारों ही विकल्प यहाँ पे सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करें। तो सूची फर्स्ट में भारत के राष्ट्रीय उद्यान है, सूची सेकेंड में राज्यों का जिक्र है। तो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यह है हिमाचल प्रदेश में। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? झारखंड में।
और मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। और मानस राष्ट्रीय उद्यान है असम में। जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल में। इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो कोड बनेगा ए ऑप्शन का, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है, वे प्रजातियाँ जो अपने साथ रहने वाले समुदायों पर अत्यधिक प्रभाव डालती हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको जो है कीस्टोन प्रजातियाँ कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये प्रजातियाँ किसी समुदाय में स्थानीय जैव विविधता को संरक्षित करने में अपना योगदान देती हैं, इसलिए इनको जो है कीस्टोन प्रजातियाँ कहा जाता है। और कीस्टोन प्रजाति नाम जो है अमेरिकी प्राणी विज्ञानी रॉबर्ट टी पेन द्वारा वर्ष 1969 में गढ़ा गया और उन्हीं के द्वारा इसका नाम दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है, पटना में खुलने वाले बिहार के पहले ट्रांसजेंडर रेस्तरां का नाम क्या है? तो इस रेस्तरां का नाम जो है सतरंगी दोस्ताना रेस्तरां है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका उद्घाटन जो है अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास मिलिंडा पावेक एवं पटना की मेयर सीता साहू द्वारा किया गया। और इस तरह का आदर्श वाक्य है, दिल से परोसेंगे हम भी इंसान हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 है, बिहार के किस शैक्षणिक संस्थान द्वारा शैक्षणिक सहयोग के लिए एक फ्रांसीसी संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इस संस्था का नाम है IIT पटना और इसने जो है फ्रांस के साथ एक जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से किसे बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं अमृत लाल मीणा, जिनको नया जो है मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। और बिहार कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी मीणा को हाल ही में उनके मूल कैडर में वापस भेज दिया गया है। उन्होंने जो है पूर्व जो है मुख्य सचिव ब्रिजेश मेहरोत्रा से जो है पदभार ग्रहण किया है। तो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 है, बिहार बढ़कर रहेगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो है लेखक है जगन्नाथ मिश्रा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है, बिहार का चौथा नदी पुलिस स्टेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर खोलने की तैयारी है? तो यह जो है दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के उसरी पंचायत के उजुआ में ये जो है खोला जाएगा। और इससे पहले यह जो है पटना, वैशाली एवं सहरसा में नदी थाने खोले जा चुके हैं। तो कुशेश्वर स्थान दरभंगा में खोला जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 51, भारत का जो है सबसे लंबा केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है बनाया गया है? तो गुजरात का सुदर्शन सेतु देश का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है जो 2.32 किलोमीटर लंबा है। तो ये गुजरात में बनाया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इसकी लागत जो है 980 करोड़ रुपए आई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, प्रोजेक्ट सशक्त प्रस्तावित किया गया है। तो प्रोजेक्ट सशक्त का प्रस्ताव PNB के अध्यक्ष सुनील मेहता के नेतृत्व में वाले एक पैनल द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, जब कीमत 2 या 3 अंकों की दर से बढ़ती है तो इसे क्या कहते हैं? तो ये जो है गैलोपिंग मुद्रास्फीति कहलाती है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जैसे कि जो है 30% या 100% की जो है वृद्धि को हम जो है गैलोपिंग मुद्रास्फीति कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, फिलिप्स वक्र का संबंध किससे है? तो फिलिप्स वक्र जो है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है। अर्थात कह सकते हैं कि जब बेरोजगारी कम होती है तो कंपनियां अन्य व्यवसायों से शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए वेतन बढ़ाने की अधिक संभावना रखती हैं, और दूसरी ओर जब बेरोजगारी अधिक होती है तो कंपनियों को वेतन के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए कम दबाव का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप वेतन में धीमी वृद्धि होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के दर के मध्य जो है संबंध को प्रदर्शित करता है फिलिप्स वक्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि रिजर्व मनी मुद्रा आपूर्ति की एक श्रेणी है जिसमें केंद्रीय बैंक द्वारा भंडारित सभी भौतिक मुद्राएं जैसे सिक्के और मुद्रा के साथ साथ मांग, जमा एवं अन्य चल निधि परिसंपत्तियां शामिल हैं।
दूसरा कथन है नैरो मनी में किसी भी दिन जनता द्वारा रखे जाने वाले सभी मुद्रा नोट शामिल हैं। तो यहाँ पे सही कथन को चुनना है। तो यहाँ पे जो है 55 में हम लोग पहुँचे हैं, तो 55 में देखा जाए पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को रिजर्व बैंक के पास जो औसत दैनिक शेष रखना होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा खुले बाजार संचालन को संदर्भित करता है? तो यहाँ पे 57 का करेक्ट आंसर है खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री जो है खुले बाजार संचालन को संदर्भित करता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। भारत में गरीबी आकलन के संबंध में गठित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए। पहला है अलग समिति, दूसरा है लकड़वाला समिति, तीसरा है रंगराजन समिति, चौथा है तेंदुलकर समिति। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त समितियों का सही कालानुक्रमिक क्रम है? तो यहाँ पे अलग समिति का गठन हुआ था 1979 में और लकड़वाला समिति का गठन हुआ था 1993 में, तेंदुलकर समिति का गठन हुआ 2009 में और रंगराजन समिति का गठन हुआ 2012 में। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो यहाँ पे सही क्रम बनेगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक ने लीड बैंक योजना आरंभ की? तो लीड बैंक योजना 1969 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरंभ की गई और इस योजना के तहत जो है प्रत्येक बैंक कुछ जिलों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जहां वह जो है लीड बैंक के रूप में कार्य करता है और वह अपने सामाजिक और जो है आर्थिक दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वहन करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 है। रुपया मूल वर्गित बॉन्ड जो भारतीय संस्थाओं द्वारा विदेशी बाजारों से धन जुटाने के लिए जारी किए जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है मसाला बॉन्ड। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है। जिन बाजारों में कोष केवल एक दिन के लिए उपलब्ध होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है कॉल मनी मार्केट कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आमतौर पर जो है एक दिन के लिए धनराशि प्राप्त करने का जो है बाजार है और नोटिस मनी मार्केट है 2 से 14 दिनों के लिए धन प्राप्त करने का बाजार और टर्म मनी मार्केट है 15 से 1 वर्ष के लिए जो है धन प्राप्त करने का बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है। 62 नंबर क्वेश्चन है पटना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन न्यायमूर्ति इंदु प्रभा सिंह है, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया और उन्होंने जो है 1971 में जो है पटना उच्च न्यायालय की बार काउंसिल में वे शामिल हुई और 10 जुलाई 1990 को उन्हें राष्ट्रपति द्वारा पटना उच्च न्यायालय का जो है न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 1 सितंबर 2007 को वे जो है अपने पद से सेवानिवृत्त हो गईं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है। 63 नंबर क्वेश्चन है बिहार का प्रथम खेल अकादमी एवं खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है 63 में करेक्ट आंसर है। इसका उद्घाटन जो है राजगीर में किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है। बिहार से निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बार काउंसिल ऑफ इंडिया का वर्तमान अध्यक्ष है? तो इनका नाम है मनन कुमार मिश्रा। ये अभी हाल ही में बिहार से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं और ये जो है उपचुनाव जीतने वाले राज्यसभा के एकमात्र जो है सदस्य हैं। उन्हें 7 बार बीसीआई का अध्यक्ष बनने का गौरव भी प्राप्त है और वह वर्तमान में बीसीआई के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं और सर्वोच्च न्यायालय में वकालत भी करते हैं और उन्हें जो है पहली बार वर्ष 2012 में बीसीआई के अध्यक्ष के पद पे नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है। बिहार में स्थापित की जा रही पोषण वाटिकाओं का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो पोषण वाटिकाओं का प्रमुख उद्देश्य है महिलाओं और बच्चों को स्थानीय रूप से उत्पादित फलों, सब्जियों और औषधि पौधों की गुणवत्तापूर्ण और नियमित आपूर्ति प्रदान करना।
और इसके तहत बिहार के 35,547 प्राथमिक विद्यालयों में जो है छात्रों के बीच पोषण और स्वास्थ्य में सुधार के लिए पोषण वाटिकाएं स्थापित की जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, खेलो इंडिया के तहत राज्य उत्कृष्टता केंद्र बिहार के किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो ये जो है पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में को जो है खेलो इंडिया पहल के तहत राज्य उत्कृष्टता केंद्र के रूप में तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। और इस परियोजना के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है और केंद्र सरकार द्वारा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को अतिरिक्त जो है 20.50 करोड़ रुपए भी प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान से नवपाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? पहला चेचर, दूसरा चिरान, तीसरा है कोल्डी हवा और चौथा है ताराडीह। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, लेकिन कोल्डी हवा का यहाँ पे जिक्र नहीं है क्योंकि कोल्डी हवा जो है एक अन्य जो है नवपाषाणकालीन स्थल है। हालांकि यह जो है उत्तर प्रदेश में ना कि बिहार में, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, अजात शत्रु का बचपन का नाम क्या था? तो बिंबिसार का उत्तराधिकारी हुआ उसका पुत्र अजात शत्रु, उसका बचपन का नाम जो है कुड़िक था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो 69 का करेक्ट आंसर है, इसका उद्घाटन जो है महात्मा गांधी ने किया था 6 फरवरी 1921 को। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान बिहार का दूसरा सत्याग्रही था? तो बिहार का दूसरा सत्याग्रही जो है कौन था? अनुग्रह नारायण सिंह। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है बिहार में 28 नवंबर 1940 को जो है प्रारंभ हुआ और श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले सत्याग्रही थे। उनके बाद जो है अनुग्रह नारायण सिन्हा थे दूसरे, और गया में गौरी शंकर सिंह तथा सिलाव में श्याम नारायण सिंह ने जो है सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में जलप्रपात है, सूची सेकंड में जिले हैं। तो ककोलत जलप्रपात जो है कहाँ पर है? ये जो है नवादा में है। और करकट जलप्रपात कहाँ पर है? कैमूर में। और धुआं कुंड जो है कहाँ पर है? ये रोहतास में है। तो इस प्रकार जो कूट बनेगा तो वहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसने बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल नामित किया। दूसरा कथन है इसने बॉम्बे में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 72 में देखा जाए तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जो है कुछ प्रावधान है, जिसके तहत देखा जाए तो इस अधिनियम के तहत जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नामित किया गया। पहले ऐसे गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया और दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है इसके तहत जो है कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में, और सर एलिजाह इम्पे को बंगाल के फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर का पहला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो बॉम्बे में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना नहीं हुई थी, जबकि कलकत्ता में हुई थी, इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1946 में वायसराय की कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया? तो जवाहरलाल नेहरू को जो है परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी?
तो इसकी पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और मुस्लिम लीग ने जो है अलग पाकिस्तान राज्य की मांग करते हुए बैठक का बहिष्कार किया। इसका परिणाम हमें ये देखने को मिलता है कि केवल 207 सदस्य ही इसमें शामिल हो पाए थे। इसके पश्चात देखा जाए तो फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार जो है सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है सभा का अस्थायी जो है अध्यक्ष चुना गया और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी जो है अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में समिति है, सूची सेकंड में उपाध्यक्ष है। तो देखा जाए तो संघ संविधान समिति दे रखा है पहला ऑप्शन, इसके अध्यक्ष हुए जवाहरलाल नेहरू, तो चौथे से मिल जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर, तीसरे से मिलान हो जाएगा। प्रक्रिया संबंधी नियम समिति के अध्यक्ष हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले से मिलान हो जाएगा। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इसका मिलान दूसरे से हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कूट बनेगा, यहाँ पे कूट के हिसाब से बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 76। एन गोपाल स्वामी अयंगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वह नए संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली प्रारूप समिति के सदस्य थे। दूसरा कथन है उन्होंने अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 76 में देखा जाए पहला दूसरा दोनों कथन सही है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा? तो 77 में देखा जाए प्रस्तावना शब्द संविधान की परिचय या भूमिका को संदर्भित करता है और जो है इसमें संविधान का सारांश या सार होता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। और प्रख्यात जो है विधिवेत्ता हुए और संविधान विशेषज्ञ हुए N.A. पालखीवाला, इन्होंने जो है प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र की संज्ञा दी थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 से संबंधित थे? तो 78 का करेक्ट आंसर है कौन जो है राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित थे। तो यहाँ पे देखा जाए फजल अली, KM पडिक्कर और HN कुंजरू, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को जो है मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके आंध्र राज्य के रूप में जाना जाने वाला पहला भाषाई राज्य बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और आंध्र प्रदेश के निर्माण के लिए अन्य क्षेत्रों से भाषाई आधारों पर राज्यों के निर्माण की मांग जो है काफ़ी तीव्र थी, जिसके कारण भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति करी, जिसमें KM पडिक्कर और HN कुंजरू जो है 2 अन्य मेंबर भी इसमें सम्मिलित थे। और इन्होंने जो है सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी और जो है इसके पश्चात जो है भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का जो है पुनर्गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, विदेशियों के लिए नहीं? पहला है विधि के समक्ष समता तथा विधि का समान संरक्षण जो है मूल अधिकार अनुच्छेद 14 में विदित है। और दूसरा है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 में निहित है। और तीसरा है लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में निहित है। चौथा है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में निहित है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 79 में देखा जाए तो एक तो पहला सही है, पहला नहीं, हाँ पहले में देखा जाए पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। पूर्व मौर्य काल में वेशस कौन थे? या मतलब वेशस क्या होता था ये आपको बताना है।
तो वेसस जो है व्यापारिक सड़कें थी, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कहाँ की व्यापारिक सड़कें? वाराणसी की जो है व्यापारिक सड़कें थी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, संगम युग में धनी किसानों को कहा जाता था। तो संगम युग में जो है धनी किसानों को विल्लाल कहा जाता था, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि गांधार कला स्थापत्य में नीले भूरे बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। दूसरा कथन है कि मथुरा कला स्थापत्य में जो है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से प्रभावित है ये। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 82 में देखा जाए दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, हाथी गुम्फा अभिलेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है यह उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास जो है उदयगिरी गुफाओं में पाया जाता है। इसे वर्ष 1825 में ए स्टर्लिंग ने देखा था। अभिलेख का पहला विश्वसनीय संस्करण वर्ष 1885 में डॉक्टर भगवान लाल इंद्रजीत से आया था। और जो है देखा जाए तो यह अभिलेख जो है राजा खारवेल के जीवन और उपलब्धियों पर आधारित ऐतिहासिक अभिलेख है। और यह अभिलेख जो है 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का जो है अभिलेख है और इसकी भाषा जो है प्राकृत है, जबकि इसकी लिपि जो है ब्राह्मी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, हर्षचरित के लेखक हैं। तो हर्षचरित जो है कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जिसे उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने 7वीं शताब्दी ईस्वी में संस्कृत में लिखी थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, अष्टांगिक मार्ग का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? तो इसका जो है संबंध जो है बौद्ध धर्म से है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में महाजनपद है, सूची सेकंड में राजधानी है। तो अंग की राजधानी क्या है? अंग की राजधानी चंपा है, तो दूसरे से मिलान हो जाएगा। अगला है अवंती, तो अवंती की राजधानी जो है अवंती की राजधानी है क्या है? अवंती की राजधानी है उज्जैनी। तो यहाँ पे इसका जो है करेक्ट आंसर है पहले से। और चेदी की राजधानी क्या है? शक्तिमती। तो चौथे से सूरसेन की राजधानी है मथुरा। तो इस प्रकार जो कूट बनेगा वहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, तोलकाप्पियम का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है यह जो है सबसे प्राचीन तमिल व्याकरण ग्रंथ है और तमिल साहित्य की सबसे प्राचीन दीर्घ रचना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है व्याकरण और काव्य शास्त्र है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, शिवाजी के मंत्रियों के समूह को जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था? तो उनको जाना जाता था, शिवाजी ने जो है 8 मंत्री नियुक्त कर रखे थे, जिन्हें जो है अष्टप्रधान कहा जाता था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किए? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है इल्तुतमिश ने, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में साम्राज्य है, सूची सेकंड में राजवंश है। तो बरार साम्राज्य के राजवंश कौन हुए? इमाद शाही। बीजापुर के राजवंश हुए आदिल शाही। अहमदनगर के जो है राजवंश निजाम शाही। और गोलकुंडा के जो है राजवंश कुतुब शाही। और बीदर के राजवंश हुए बरीद शाही। इस प्रकार जो कूट बनेगा वहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि नील विद्रोह का नेतृत्व टीटू मीर और नाथन अली ने किया था। ये यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो इसका नेतृत्व जो है
नदिया जिले के दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में जो है नील विद्रोह का नेतृत्व किया गया, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। जबकि दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि बुद्धिजीवियों ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया क्योंकि इसमें हिंसा शामिल थी। तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो है देखा जाए तो बुद्धिजीवियों ने विद्रोह का समर्थन किया। तो यहाँ पे सही कथन के लिए पूछ रहा है, दोनों गलत है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है कि मानव जाति के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर का नारा किसने दिया? तो 92 का करेक्ट आंसर है, ये नारा श्री नारायण गुरु ने दिया था, जो केरल के समाज सुधारक थे, जिन्होंने अपना जीवन उच्च जाति के वर्चस्व के खिलाफ लड़ने और निम्न जातियों के अधिकारों का समर्थन करने के लिए जो है समर्पित कर दिया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को कहाँ दी गई थी? तो उन्हें ये उपाधि जो है 1928 के बारदौली सत्याग्रह के दौरान जो है सरदार की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ पे बी हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान घटित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है गांधी इरविन समझौता 25 जनवरी 1931 को घटित घटना है, और क्रिप्स मिशन जो है 1942 मार्च में, और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 में, और रॉयल इंडिया नेवी विद्रोह हुआ फरवरी 1946 में। तो इस प्रकार जो है इसका कालानुक्रमिक क्रम जो बनेगा उसमें जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। मेरठ षड्यंत्र केस की सुनवाई किस वर्ष शुरू हुई थी? तो इसकी सुनवाई सन 1929 में शुरू हुई थी, और ये मुकदमा भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसमें 31 श्रमिक नेताओं की गिरफ्तारी शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित हंटर समिति के भारतीय सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? तो इसमें देखा जाए इसके तहत जो है भारत के 3 सदस्य थे। सर चिमनलाल, हरिलाल सीतलवाड़ और बॉम्बे विश्वविद्यालय के कुलपति थे पंडित जगत नारायण, और एक वकील और संयुक्त प्रांत की विधान परिषद के सदस्य, तथा सरदार हाजिबजादा सुल्तान अहमद खान, जो ग्वालियर राज्य के एक वकील थे। लेकिन इसमें जो शामिल नहीं थे वे राम मोहम्मद सिंह आज़ाद इसमें शामिल नहीं थे। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण संस्थान असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित नहीं हुआ था? तो सितंबर 1920 में जो है कलकत्ता में एक विशेष सत्र में कांग्रेस ने पंजाब में हो रहे अन्याय और खिलाफत मुद्दे को हल करने तथा स्वराज प्राप्त होने तक जारी रखने के लिए एक असहयोग कार्यक्रम को मंजूरी दी। और कार्यक्रम में जो है क्या शामिल थे? सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करना, न्यायालय का बहिष्कार करना, विधान परिषदों का बहिष्कार करना, खादी के उपयोग के पक्ष में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, सरकारी सम्मान और उपाधियों का त्याग करना इत्यादि इसमें सम्मिलित थे। लेकिन इसमें बोला गया है कि कौन सा जो है शिक्षण संस्थान उस समय जो है स्थापित नहीं हुआ था। तो उस समय देखा जाए तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापित नहीं हुआ था। यह जो है 1920 में जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया, और 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मदरसतुल उलूम मुसलमान ए हिंद की स्थापना की, जो बाद में वर्ष 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। ब्रिटिश पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे जो है सर छोटू राम। वर्ष 1923 में रोहतक जिले के सर छोटू राम ने सर फजल ए हुसैन की सहायता से ब्रिटिश पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, और पार्टी का प्राथमिक लक्ष्य कृषि समाज के हितों की रक्षा करना और क्षेत्र में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वैध शासन प्रावधान के कामकाज की जांच करने के लिए स्थापित किया गया? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है
99 का सी ऑप्शन, मूडी मैन आयोग को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष 1928 में स्थापित नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश नहीं थी? नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश नहीं थी, तो 100 का करेक्ट आंसर है धर्म का राज्य संरक्षण जो है प्रदान करना नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश नहीं थी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, विलिंगटन के वायसराय कार्यकाल में निम्नलिखित कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई? तो विलिंगटन वर्ष 1931 से 36 की अवधि तक जो है भारत के वायसराय रहे। इस अवधि की महत्वपूर्ण घटनाओं में द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का पुनः आरंभ होना, रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचाट पुनः समझौता, भारत सरकार अधिनियम 1935 तथा भारत से वर्मा का पृथक होना शामिल है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना नहीं हुई थी, क्योंकि इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? 1948 में, और इसका गठन जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था, लेकिन इसका जो है पूर्ण विस्तारित रूप जो है दिया गया 28 मार्च 1948 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, महात्मा गांधी ने किस वर्ष जो है साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रकाशन शुरू किया था? तो हरिजन का प्रकाशन जो है सितंबर 1932 में जो है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की गई, और जनवरी 1933 में साप्ताहिक प्रकाशन हरिजन शुरू हुआ। तो यहाँ पे 1933 सही होगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, संघर्ष विराम संघर्ष के गांधीवादी विचार के विपरीत निम्नलिखित नेताओं में से किसने वैकल्पिक संघर्ष विजय रणनीति का प्रस्ताव रखा? तो यह प्रस्ताव जो है किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, भारत स्त्री मंडल के संस्थापक कौन थे जिनका मुख्य जोर महिलाओं की शिक्षा और मुक्ति पर था? तो इसके जो है इसके संस्थापक थी सरला देवी चौधरानी। इन्होंने जो है इलाहाबाद में भारत स्त्री मंडल की पहली बैठक आयोजित करवाई थी, और सरला देवी का मानना था कि महिलाओं के उत्थान के लिए काम करने वाले पुरुष जो है पारंपरिक पितृसत्तात्मक विचारों से प्रभावित थे, जिन्हें रूप कथात्मक रूप से मनु की छाया में रहने वाले के रूप में वर्णित किया गया है। लेकिन उन्होंने जो है महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, पर्दा प्रथा को समाप्त करना और समस्त भारत में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में सुधार करने के लिए जो है भारत स्त्री मंडल की स्थापना की थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से किसी मासिक पत्रिका विट्ठल विध्वंसक आरंभ करने वाला पहला दलित कार्यकर्ता माना जाता है? तो गोपाल बाबा वलंगर को जो है माना जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, फरीद खान को शेर खान की उपाधि किसने दी थी? तो फरीद खान, जिसे शेर शाह सूरी के नाम से जाना जाता है, यह सूर वंश का संस्थापक होने के साथ साथ दूसरे अफगान साम्राज्य यानी लोधी के बाद जो है संस्थापक था। वह दक्षिण बिहार यानी जौनपुर स्थित सासाराम के जागीरदार हसन खान का पुत्र था, और फरीद ने जो है बिहार के अफगान गवर्नर बहार खान लोहानी के यहाँ कार्य किया, जिन्होंने उसे उसकी बहादुरी के लिए शेर खान की उपाधि प्रदान की थी। और शेर खान की उपाधि का मतलब होता है कि शेर खान की उपाधि इसलिए प्रदान की गई क्योंकि उसने एक बाघ को मार दिया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सिख गुरु हरगोबिंद सिंह को ग्वालियर किले में कैद कर रखा था? तो मुगल बादशाह जहांगीर ने जो है सिख शक्ति के निर्माण को एक खतरे के रूप में पहचाना, और उसने गुरु हरगोबिंद को जो है ग्वालियर किले में कैद कर दिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, भारत में प्रथम अफगान वंश कौन सा था? तो लोधी वंश भारत में पहला अफगान साम्राज्य था। अफगान साम्राज्य था। शासन जो है देखा जाए इसका तो 1526 में समाप्त हो गया, और 14 वर्षों के अंतराल के पश्चात इसी वर्ष 1540 में शेर शाह सूरी द्वारा पुनः स्थापित किया गया।
इस प्रकार इसे इतिहास में दूसरा अफगान वंश भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? बी ऑप्शन, लोदी वंश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, तराइन का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया? तो 109 का करेक्ट आंसर है 1199 में लड़ा गया प्रथम युद्ध। मोहम्मद गोरी के नेतृत्व वाले धुरिद और पृथ्वीराज तृतीय, जिसे जो है पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है, इनके बीच ये युद्ध लड़ा गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने जो है मोहम्मद गोरी की सेना को पराजित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से किसने प्लवन के नियम की अवधारणा प्रस्तुत की? तो 110 का करेक्ट आंसर है आर्किमिडीज ने जो है प्लवन के नियम की अवधारणा प्रस्तुत की। और आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जो है किसी तरल पदार्थ में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबे हुए वस्तु पर लगाया गया उत्प्लावन बल शरीर द्वारा विस्थापित तरल पदार्थ के भार के बराबर होगा, ऐसा कहा गया है। लेकिन यहीं पे देखा जाए तो प्लवन का नियम हमें बताता है कि एक तैरती हुई वस्तु उस तरल पदार्थ के अपने भार को विस्थापित करती है जिसमें वह तैरता है। यह सिद्धांत जो है आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 है, एक्सरे का आविष्कारक कौन था? तो वर्ष 1895 में जो है विल्हेम कॉनराड रोंटजेन द्वारा एक्सरे की खोज को वर्ष 1901 में भौतिकी में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि नहीं है, तो लिफ्ट जो है सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 है, अभिकथन ए दे रखा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिभ्रमण करती है। कारण आर है कि गुरुत्वाकर्षण के अभिकेंद्रीय बल के कारण पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पैटर्न में सूर्य का परिभ्रमण करती है। तो सही उत्तर का चयन करना है। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या जो है नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 है, जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक का पीछे की ओर हटना किसका उदाहरण है? तो ये जो है न्यूटन की गति का जो है तीसरा नियम है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पे है कि जो है मापन विधि है और उनका एसआई यूनिट है। तो विद्युत धारा का जो है एसआई यूनिट क्या होगा? एम्पियर। और द्रव्यमान का एसआई यूनिट होगा किलोग्राम। और पदार्थ की मात्रा का जो है एसआई यूनिट होगा मोल। और ज्योति तीव्रता का जो है एसआई यूनिट होगा कैंडेला। तो यहाँ पे जो कूट बनेगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन का कूट सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण पनडुब्बी में इस्तेमाल होने वाले पेरिस्कोप में लेंस के रूप में उपयोग किया जाता है? तो 116 का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, समतल दर्पण। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है यहाँ पे देखा जाए इसका जो है प्रयोग जो है पेरिस्कोप के निर्माण में भी किया जाता है, जिनका उपयोग पनडुब्बियों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है, मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मानव नेत्र के बारे में पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 118 है, विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि विद्युत मोटर होता है तो इलेक्ट्रिक मोटर एक घूमने वाला उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर को ही इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, आपेक्षिकता के विशेष सिद्धांत में अल्बर्ट आइंस्टीन ने संबंध स्थापित किया था। कौन सा? द्रव्यमान और ऊर्जा के मध्य जो है संबंध स्थापित किया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि उन्होंने दिया था E = mc², जहाँ पर C जो है प्रकाश का वेग है और E द्रव्यमान और m के बराबर ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो शुद्ध पदार्थ एक जो है एकल रासायनिक यौगिक से बना होता है जो स्वयं कई रासायनिक तत्वों से बना हो सकता है।
जल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड सभी शुद्ध पदार्थ है, लेकिन वायु शुद्ध नहीं है क्योंकि यह N2O2 H2O और CO2 का मिश्रण है। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन गलत सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित में से किसने परमाणु को एक अविभाज्य कण के रूप में प्रस्तुत किया है? तो जॉन डाल्टन ने जो है परमाणु को एक अविभाज्य कण के रूप में प्रस्तुत किया है। परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा कण होता है जो उस तत्व के सभी गुण प्रदर्शित करता है, और परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकता, इसलिए संयुक्त अवस्था में रहता है। तो यहाँ पे जॉन डाल्टन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें। सूची फर्स्ट में देखा जाए तो द्रव है और सूची सेकंड में मौजूद अम्ल है। तो नींबू का रस में देखा जाए तो साइट्रिक अम्ल और स्कॉर्बिक अम्ल जो है पाया जाता है, विटामिन सी। तो इसका मिलान होगा पहले से। अगला है सिरका में जो है एथेनोइक अम्ल पाया जाता है, यानी एसिटिक अम्ल। तो इसका मिलान भी सही है। इमली में जो है टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन का कूट सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्नलिखित में से कौन से प्रबल अम्ल का उदाहरण है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो पहला और तीसरा जो है प्रबल अम्ल है, और प्रबल अम्ल है क्योंकि जो अम्ल जो है जल में पूर्णतः जो है वियोजित हो जाते हैं उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं, और वे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से जो है वियोजित होते हैं उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है जल में जो है वियोजित हो जाते हैं, इसलिए ये जो है प्रबल अम्ल है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124 है, अभिकथन ए है कि जलीय क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान क्लोरीन का उत्पादन होता है। कारण आर है कि इस क्लोरीन गैस का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण के लिए किया जाता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन किया जाए। तो यहाँ पे देखा जाए दोनों अभिकथन और कारण तो सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 125 है, आयनिक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ये आमतौर पर प्रकृति में भंगुर होते हैं। दूसरा कथन है कि इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 125 में देखा जाए दोनों कथन सही है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126 है, सोल्डर मिश्र धातु है। तो सोल्डर जो है मिश्र धातु है, अमलगम, पारा और एक अधिक अन्य धातुओं का मिश्रण है। मिश्र धातु की विद्युत चालकता और गलनांक जो है शुद्ध धातुओं की तुलना में कम होती है। तो उदाहरण के लिए मान लें पीतल तांबे और जस्ता का मिश्र धातु है, और कांस्य जो है तांबे और टीन का मिश्र धातु है। ये विद्युत के अच्छे चालक नहीं है, जबकि तांबे का उपयोग जो है विद्युत परिपथ के निर्मित करने के लिए किया जाता है। लेकिन कहा जाए तो जो सोल्डर है वो सीसा और टीन का मिश्र धातु है। इसका गलनांक कम होता है और इसका उपयोग विद्युत के तारों को एक साथ वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। तो सोल्डर के बारे में सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्नलिखित में से किसे प्रिक्विक अम्ल के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ट्राई नाइट्रोफेनॉल को जो है पिक्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें। तो सूची फर्स्ट में देखा जाए तो इनका मिलान किया जाए तो जो है कीटनाशी कीटों को समाप्त करने के लिए एल्युमिनियम फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। कवकनाशी को जो है ख़त्म करने के लिए बोर्डो मिश्रण का उपयोग किया जाता है या थीरम का उपयोग किया जाता है। शाकनाशी को जो है ख़त्म करने के लिए एल्युमिनियम फॉस्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है। कृंतकनाशी के लिए बेंजीप्राम का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे कूट सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो ब्रिमस्टोन, तो ब्रिमस्टोन जो है सल्फर का नाम है। एप्सम साल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट, ये यहाँ पे गलत है।
अगला है जिप्सम, जिप्सम का जो है रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये सही है। अगला है ग्रेन अल्कोहल इथेनॉल, ये भी सही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन से राइजोबियम के साथ सहजीवी संबंध रखते हैं? पहला है एस्बेनिया, दूसरा है अल्फाल्बा, तीसरा है कमल, चौथा है मटर। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 130 में जो है तीनों विकल्प यहाँ पे सही जवाब है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मिट्टी से जो है पौधों की जड़ों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो इस प्रक्रिया का नाम है परासरण, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्योंकि परासरण जो होता है मृदा से पौधों की जड़ों तक जल के परिवहन को प्रभावित करता है, जो पुनः जाइलम ऊतक के माध्यम से कोशिका के विभिन्न हिस्सों तक जो है पहुंच पाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 132, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में देखा जाए और सूची सेकेंड में देखा जाए तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है रेनिटिडिन को जो है एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये मिलान सही है। अगला है इप्रोनाइजिड, इप्रोनाइजिड जो है को जो है इनका उपयोग जो है इसका प्रयोग जो है एंटी डिप्रेसेंट के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका मिलान चौथे से हो जाएगा। अगला है एस्प्रिन, तो एस्प्रिन का जो है प्रयोग किया जाता है दर्दनाशक दवाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, और एस्प्रिन और पैरासीटामोल। अगला है पेनिसिलिन का उपयोग जो है एंटीबायोटिक के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन का कोड सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है? तो ये है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव रक्त जो है किसी को भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो यहाँ पे देखा जाए गेहूं का कीट रोग जो है कवक के कारण होता है, और इससे जो है पौधे की पत्तियों और तनों पर जो है जंग लगे रंग के धब्बे जो है प्रकट होते हैं, और जल्दी पत्ते गिरने लगते हैं, और पौधे की शक्ति कमज़ोर होने लगती है, और फसल की पैदावार भी कम हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सा सिंड्रोम तब होता है जब 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त जो है प्रति होती है? तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 136, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे डाउन सिंड्रोम एक जो है आनुवांशिक जो है स्थिति है, जहाँ लोग एक अतिरिक्त गुणसूत्र के साथ उत्पन्न होते हैं। अधिकांश लोगों के शरीर में प्रत्येक कोशिका में 23 युग्म गुणसूत्र होते हैं, यानी टोटल 46 जो है गुणसूत्र होते हैं, और डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के पास गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त जो है प्रति होती है, जिसका अर्थ है कि उनकी कोशिकाओं में 46 के स्थान पर कुल 47 गुणसूत्र होते हैं। इससे उनके मस्तिष्क और शरीर के विकास परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, धमनियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि धमनियां हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाती हैं। दूसरा कथन है कि फुफ्फुसी धमनी को छोड़कर सभी धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। तो सही कथन का यहाँ पे चुनाव करना है, दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है?
तो यहाँ पे देखा जाए तो 137 का करेक्ट आंसर है विटामिन बी जो है जल में घुलनशील है, और विटामिन की खोज जो है सर F.G. हॉपकिंस ने जो है विटामिन शब्द की उत्पत्ति की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारण प्रोटोजोआ होता है? पहला डायरिया, दूसरा कालाजार, तीसरा मलेरिया, चौथा गोनोरिया। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए पहला, दूसरा और तीसरा जो है प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है, लेकिन गोनोरिया जो है यहाँ पे लिखा है गोनोरिया जो है बैक्टीरिया के कारण होता है, ना कि प्रोटोजोआ के कारण। अगला क्वेश्चन नंबर 139 है, विडाल परीक्षण का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस रोग का निदान किया जाता है? ये जो है सेरोलॉजी रक्त परीक्षण है जो शरीर में टाइफाइड या आंत बुखार की जांच करने में मदद करता है। यह परीक्षण पहली बार वर्ष 1896 में जॉर्जेस फर्डिनेंड विडाल द्वारा जो है उत्पादित किया गया था, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम जो है विडाल रखा गया, विडाल परीक्षण रखा गया। और विडाल परीक्षण उन एंटीबॉडी की जांच करने का एक उन्नत तरीका है जो शरीर सल्मोनेला बैक्टीरिया के प्रतिरोध में बनता है, जो टाइफाइड ज्वर का कारण बनता है, और ये मरीज के सैंपल रक्त में O और H एंटीबॉडी का परीक्षण करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है टाइफाइड बुखार। अगला है क्वेश्चन नंबर 140 है, लाइकिन निम्नलिखित में से किस जीव के बीच सहजीवी संबंध है? तो लाइकिन शैवाल और कवक के बीच जो है सहजीवी संबंध है, यानी पारस्परिक रूप से उपयोगी संघ है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141 है, शब्द थिंग के शब्दों में से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यद्यपि वे अर्थहीन ही क्यों ना हो? तो इसमें 5 अक्षर हैं और 5 का जो है कि कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं, तो 120 बन सकते हैं। कुल शब्दों की संख्या जो है 120 होगी, तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 142, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन करें। तो पहली पंक्ति में देखा जाए तो 2 गुणे 5 प्लस 3 गुणे 10 = 40 आएगा। तो इसी प्रकार देखा जाए तीसरी पंक्ति में तो 9 गुणे 2 प्लस 12 गुणे 3, तो क्या आएगा 54 आएगा। तो इसी प्रकार देखा जाए यहाँ पे तो 2x प्लस 11 गुणे 3 = 47 होना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा x के स्थान पे 7, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 143 है, एक कूट भाषा में यदि सुपर को ये लिखा जाए और टाइम को ये लिखा जाए तो उसी भाषा में ऑनेस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो ऑनेस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो ऑनेस्ट को जो है के लिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 है, निम्नलिखित समूहों में से विषम को चुनना है। तो S प्लस T, S प्लस 1 प्लस इक्वल टू T, T प्लस 2 इक्वल टू V, V प्लस 3 इक्वल टू Y। तो मतलब कि 1 प्लस 2 प्लस 3 करते जाना है। तो यहाँ पे जो विषम आएगा वो डी ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए L में 1 प्लस करेंगे तो M बन जाएगा, M में जो है 2 प्लस करना था, लेकिन जो है M के बाद N ही है तो N बन जा रहा है। यहाँ पे O होना चाहिए था, ठीक है, फिर 3 प्लस करते तो आगे जो है बनता R हो जाता, ऐसे बनता। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145 है, तो यहाँ पे मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 20 आएगा आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146 है, सिमरन पूर्व की ओर 10 किलोमीटर दौड़ी, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलने लगी, फिर वह दाएं ओर मुड़ी और 3 किलोमीटर चली, अंत में वह दाएं मुड़ी और 19 किलोमीटर चलकर अपने स्कूल पहुंचती है। तो शुरुआती दिन से उसका स्कूल किस दिशा में स्थित है? तो उसका स्कूल जो है दक्षिण पूर्व दिशा में होगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो यहाँ पे जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 12 है आना चाहिए, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148 है, निवास स्थान के आधार पर विषम युग्म का चयन करें। पेंगुइन और सील
दोनों मुख्य रूप से जलीय जीव हैं, ये सही है। हाथी बाघ दोनों स्थलीय जो है जानवर हैं। डॉल्फिन और व्हेल दोनों जलीय जीव हैं। और स्टारफिश और झींगा दोनों जलीय जीव हैं। लेकिन हाथी और बाघ क्योंकि वे अन्य जोड़े के विपरीत जो है जलीय जीव है, तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149। एक आयत का क्षेत्रफल 24 वर्ग किलोमीटर है और परिमाप 22 मीटर है, तो आयत की भुजाएं कितना होगा? तो यहाँ पे 8 मीटर और 3 मीटर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इसको देखा जाए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। केवल निष्कर्ष वन कथन अनुसरण करता है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है।